जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है अभी उसके बारे में। देखिए, अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत प्राप्त हुई है 3 राज्यों में, और तेलंगाना जहां पर उसका केवल 1 विधायक था, इससे पहले वहां पर 8 विधायक हासिल उनके जीत कर आए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस बीच हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, जनता को भी और जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है उसको भी और नेताओं को भी, कि जब जनता अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्री किसी को भी फर्श पे ला सकती है और फर्श से किसी भी नेता को अर्श तक ले जा सकती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण मैं दूंगा छत्तीसगढ़ के ईश्वर साहू। कुछ महीनों पहले उनके बेटे की हत्या हो गई थी और मैं इसके लिए बीजेपी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने ईश्वर साहू को टिकट दिया। एक गरीब मजदूर व्यक्ति को टिकट दिया जिसके बेटे की हत्या कुछ लोगों ने कर दी थी, और मैं वहाँ की जनता को उससे भी बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये चीज़ सबके लिए सीखने की बात है कि जनता का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक ऐसे को तो खुल के किसी का साथ नहीं दे पाता, लेकिन चुनाव जैसी जब चीज़ें आती हैं तो वो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोकतंत्र अभी भारत में बहुत मजबूत हो चुका है, और उसी का एक नतीजा आपको देखने को मिला। और ईश्वर साहू, एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, जीत करके विधानसभा में पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, भारतीय जनता को और बीजेपी के उस एमएलए को भी, जिसने हिम्मत दिखाई चुनाव लड़ने की और जीत करके विधानसभा में पहुंचा। ये बहुत ही एक शानदार हमारे लोकतंत्र की पहचान है। और ये देखिए, लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति को उस ऊंचाई वाले पद तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है, और ऐसा ही अवसर निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को भी मिला है। मोदी जी अगर आज पीएम है तो आप देख सकते हो उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। एक बिल्कुल गरीब परिवार से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ट्रेन में चाय बेचते थे बचपन में, फिर आरएसएस से जुड़े, फिर संघ में काम किया, पार्टी के लिए दरियां बिछाई, पोस्टर छापे, गांव-गांव उन्होंने पार्टी का प्रचार किया, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे लोग वास्तव में लोकतंत्र की असली परिभाषा बताते हैं, जहाँ एक आम आदमी भी ऊंचे पद तक पहुँचता है। और तीनों राज्यों में बनने वाले सीएम भी इसी का उदाहरण है। मीडिया ने जिनके चेहरे अपने दिन रात अपने चैनलों पे दिखा रहे थे कि ये हमारे सीएम बनेगा, ये सीएम बनेगा, ये नहीं तो ये बनेगा, सभी के एनालिसिस फेल हो गए, सभी के समीकरण सूत्र सब फेल हो गए, कहीं लागू नहीं हुआ, और निकल के आए विष्णु मोहन और भजन। छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। वाह मोदी जी, मान गए आपको। एक बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ नेता मेहनत करते करते कहाँ तक पहुँच सकता है कोई भी व्यक्ति, उसकी मिसाल दी है आपने। और हम उम्मीद करते हैं इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों से कि वो इस निर्णय को सही साबित करेंगे और प्रदेश में एक शानदार सरकार और प्रशासन और गवर्नेंस देंगे। निश्चित ही आने वाला समय इनकी कार्यशैली को भी बताएगा और जनता के प्रति ये अपना काम कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं ये भी बताएगा। ये तो होगी चुनाव की बात है। अब हम बात करते हैं अभी हालिया में संसद पर जो कुछ असामाजिक तत्वों में बोलूँगा जिन्होंने देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की,
देश के साथ में गद्दारी की और संसद में घुस करके उन्होंने जो स्मोक स्प्रे है वो चलाया। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और जितनी संभव हो सके उतनी सख्त कार्रवाई करते हुए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनके पीछे कौन थे, क्या इनका मकसद था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और एक ऐसा सबक इनको सिखाना चाहिए कि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से पहले कांप उठे। मैं या शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर, संसद या हमारी अन्य संवैधानिक संस्थाएं जिनमें सुप्रीम कोर्ट, हमारी राज्यों की विधानसभाएं, हमारे हाई कोर्ट और भी हमारी कई संवैधानिक संस्थाएं आती है, इन पर किसी भी तरह का इस तरह का कोई अटैक हो और उन संस्थाओं पर ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह का कोई भी कांड होता है तो निश्चित ही हर वो भारतीय जो अपने देश से प्यार करता है वो इसका विरोध करेगा। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो तो जांच में सामने आएंगे और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं एक तरह से और निवेदन करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका पूर्णतया ध्यान रखा जाए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ नेताओं के बयान सुनकर के दुख होता है। मतलब इतनी बड़ी राजनीति कैरियर उनका है और उसके बावजूद भी वो अभी तक जनता के मिजाज को समझ नहीं पाए। कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी 1984 में राजीव गांधी के समय 404 सीटें जीतकर आज तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाई थी, आज वो 50 सीटों पर सिमट के रह गई है। फिर भी वो जनता का मिजाज नहीं समझ पा रहे। राहुल गांधी जो विपक्ष का ये कह सकते हैं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, वो अगर ये कह दे कि ये हमला बेरोजगारी के कारण हुआ है, युवा बेरोजगार है, आई थिंक कोई भी इस कथन का समर्थन नहीं करेगा। आप बेरोजगार हो सकते हो, आपके पास के देश में महंगाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले क्या कभी बेरोजगारी नहीं रही? क्या महंगाई नहीं रही? क्या इस सरकार के आने से पहले हर कोई कलेक्टर था, सभी के करोड़ों के बिजनेस चलते थे? नहीं भाई, हमारी भी उम्र हो गई है, हमारे बाप दादाओं की भी हो गई है, उनसे भी सुनते आए हैं। ये चीज़ें जीवन और सिस्टम की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। कभी बेरोजगारी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी महंगाई ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अराजकता फैला दे, हम जाके हमारे संवैधानिक संस्थाएं, हमारे जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसमें हमला कर दे। ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये कतई किसी भी हालत में, मतलब इसको सेटिस्फेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका जितना कंडेम्ड किया जाए उतना कम है। और संजय रावत सर वो भी यही कहते हैं, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है। इन नेताओं के स्टेटमेंट सुनकर के लगता है अभी तक भी इनको अकल नहीं आई, ये देश की जनता का मूड भाप नहीं पाए। लोकतंत्र का अर्थ माना कि ये होता है कि आपको बोलने की, आपके अभिव्यक्ति जाहिर करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप एक राजनेता हो तो जनता के मिजाज को पढ़ करके कोई वक्तव्य दो। मेरे तो समझ में नहीं आता राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, इनको कौन सलाह देता है ऐसे स्टेटमेंट देने की। और यदि अपने मन से ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो प्लीज़ मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि वो ऐसा सलाहकार ढूंढे जो उन्हें जनता की नब्ज और देश के मिजाज को पहचान करके कोई वक्तव्य देने के लिए कहे। इतनी बुरी हार होने के बाद भी जनता के मिजाज को आप समझ नहीं पा रहे हो। मोदी जी ने
संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर एक स्पीच दिया था। देखिए, अच्छा बुरा, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता और ना किसी नेता का, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है, उससे अगर सीखने को हमें मिले तो हमें सीखना चाहिए। और मोदी जी ने उस दिन क्या शानदार स्पीच दी थी, वो 5-6 मिनट का भाषण मेरे को आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि अब तो विपक्ष के नेता सुधर जाए, वो समझे जनता चाहती क्या है। आप मोदी का या बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे हो, देश की प्रशासनिक व्यवस्था है उसका विरोध करने लगे हो। आप संविधान की जो हमारी विचारधाराएं हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई हुई है हमारी, उनका विरोध करने लग गए। तो फिर आप कैसे, आप पे जनता विश्वास करेगी कि आप जब सत्ता में आ जाओगे तो आप इनका सम्मान करना स्टार्ट कर दोगे। आप विपक्ष में रहो या पक्ष में रहो, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, इसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो देश की जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो कथन मेरे को आज भी याद है कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस लोकतंत्र में इसकी जो व्यवस्था है वो रहनी चाहिए। हम थे, हम है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही थी, जो कल थे, जो आज है वो कल नहीं थे, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। हम है और हम रहेंगे, ये गलतफहमी भी बनी रहेगी। तो जो आज है वो कल नहीं था, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए सबको। कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। तो मोदी जी ने कहा था कि आप विरोध का तरीका बदलिए। विरोध का तरीका इस तरह से होना चाहिए जो जनता की नब्ज को पहचान सके। जनता के हित के मुद्दे लेकर के अगर आप विरोध करोगे, उसमें कमियां निकालोगे, किसी भी सरकार की पॉलिसी में, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो के द्वारा लगाई गई जो पॉलिसी है, अगर उनमें कमियां आप देश की जनता के हित में निकालना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन आप निश्चित रूप से जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाओगे और बीजेपी जैसी पार्टियों को भी टक्कर दे पाओगे। और मोदी जी ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है। जो जनता आज आपको प्यार नहीं देती वो आपको प्यार देगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप उनकी भावनाओं को समझें। और भावनाएं किससे जुड़ी है? संविधान से, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं से। अगर उनका सम्मान नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपके राज्यसभा सांसद आपके राज्यसभा सांसद जो है साहू साहब, उनके यहाँ पर 353 करोड़ रुपए, और अभी भी पता नहीं कितना है, अभी भी उसकी सर्च चल रही है, 353 करोड़ रुपए केस मिल चुके हैं अब तक। आज के वक्त में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटल मनी की बात करते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा केस मिलना एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर साइन करता है। उसके बावजूद भी जनता आपको दोष उतना नहीं दे रही है। इसका मतलब जनता में आपके पास रोष, आपके खिलाफ रोष तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी गलतियों को और आपके काम को नज़रअंदाज कर देगी। नहीं, अगर आप आज जनता के दिलों में अपनी जगह खो चुके हो तो आपको जगह बनानी भी पड़ेगी। और वो जगह तब बनेगी जब आप सरकार की ऐसी नीतियों का विरोध करोगे जो जनता के अहित में है। जनता के हित के अंदर रहते हुए, उसकी नब्ज को समझते हुए अगर आप विरोध करोगे सरकार की नीतियों की, तो निश्चित रूप से जनता आपके पास आएगी, आपकी ओर झुकेगी। लेकिन अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट दोगे कि एक बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है इसलिए ये आक्रमण हुआ, इसका मतलब जितने बेरोजगार है वो सब इस तरह से अराजकता फैला दे, तो फिर तो देश में
विधि का तो कोई शासन ही नहीं रहा। हमारा संविधान क्या कहता है? विधि का शासन होना चाहिए। इस तरह से अराजकता फैला कर तो कोई भी कुछ भी करेगा, ऐसी चीजें नहीं। ये एक विचारधारा के लोगों का द्वारा किया गया आक्रमण था और ये सब जानते हैं। आज की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार हो चुकी है, वो हर घटना के पीछे के कारणों को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए वो जमाना गया जब लोगों के पास सूचनाएं नहीं पहुंचती थी। आज ये मॉडर्न युग है जहां पर सेकंडों के हिसाब से लोगों के पास किसी भी घटना की सूचना पहुंच जाती है और वो अलग अलग रिसोर्सेज के आधार पर हर व्यक्ति अपना अपना एनालिसिस करता है कि ये घटना क्यों घटित हुई, किसने घटित की, क्यों की। तो ये सारे एनालिसिस होते हैं आजकल और जनता इस चीज़ को समझती है। मैं लोगों के साथ खूब पॉलिटिकल बातों पे डिस्कशन भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट पे भी करता हूँ, बच्चों के कैरियर को लेके भी करता हूँ, स्टडी को लेके भी करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट हमेशा समाज और देश से जुड़ी हुई हर घटना के साथ होता है। तो मैं लोगों में जहाँ पर लोग मेरे को बैठे हुए दिख जाते हैं मैं वहाँ बैठ जाता हूँ उनके साथ और डिस्कशन सुनता भी हूँ और उनके साथ डिस्कशन करता भी हूँ और मेरे को इसमें मज़ा आता है। और देश में ये चीज़ समझने की कला अब आ चुकी है, ये मैं जानता हूँ। देश की हर उस वोटर को, हर उस पब्लिक को ये समझ आ चुकी है कि क्या गलत और क्या सही है। आप देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो वक्त गया और वक्त के अनुसार आपको राजनीति करनी पड़ेगी, देश के हित में राजनीति करनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं ऐसे सभी नेताओं से, सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि विरोध सरकार की नीतियों का होना चाहिए, ना कि देश का और संविधान का। संविधान में जो लिखा है उन बातों का अगर विरोध करना स्टार्ट कर दिया आपने तो ये देश आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। उम्मीद करता हूँ देश में पॉजिटिव राजनीति आएगी और देश की जनता और देश के विकास की राजनीति होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।